हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस चैनल पर एक हिंदी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज के इस वीडियो में हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला होती क्या है, वर्णों के कितने प्रकार हैं, ठीक है, और उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। इसके अलावा जो कुछ भी बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे उच्चारण स्थान है व्यंजन का, वो कैसे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम वर्णमाला। तो जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCD, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं हिंदी में वर्णमाला। तो वर्णमाला होती क्या है, आपको जैसे नाम में ही दिख रहा है वर्णमाला या वर्णों की माला। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपके जो शब्द है कैसे बनता है, शब्द से पदबंध कैसे बनता है। ठीक है, ऑर्डर पूछा जाता है आपसे, तो हम एक वर्ड लेके चलते हैं राम। राम हमने शब्द लिया, ठीक है, यानी कि जो आपका राम शब्द है आपको किन अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक, वो बना है आपके रा प्लस म, दो अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि जो आपके अक्षर हैं, अक्षर मिलकर आपके क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो शब्द को हम क्या कहते हैं, पद भी कहते हैं। और जो आपके अक्षर हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वर्ण से। अब जैसे राम वर्ड में हम देखते हैं शब्द में जो आपके वर्ण हैं कौन कौन से हैं, र म अ। जैसे आप साउंड प्रोड्यूस करोगे, जैसे राम शब्द को बोलोगे आपको ध्वनि सुनाई देगी र म अ, राम। ठीक है, यानी कि जो राम शब्द है आपका ये कितने वर्णों से मिलकर बना है, 4 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपने देखा जो वर्ण है, वर्ण मिलकर आपका क्या बनाते हैं, अक्षर, और अक्षर मिलकर आपका क्या बनाते हैं, शब्द। तो इस तरह से हम देखते हैं वर्णों से मिलकर आपका बनता है अक्षर, अक्षर से आपका बनता है शब्द, शब्द को हम पद भी बोलते हैं, और शब्द मिलकर बनाते हैं आपका पदबंध, और पदबंध मिलकर बनाते हैं उपवाक्य, और उपवाक्य से आपका बनता है वाक्य। यानी कि जो हम लिखने की बात करें तो हम उसको बोलते हैं वर्ण। जैसे हमने इसको लिख दिया राम, ये क्या है, आपके वर्ण है। अब जो वर्ण है ये ध्वनि का क्या है, लिखित रूप होता है। जैसे हम एक वर्ड बोल रहे हैं राम, तो उसमें आपको 4 वर्ण सुनने को मिल रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रहे हैं वो तो क्या है, ध्वनि है, और उसका लिखित रूप आपका क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से ध्वनि जो है, वर्ण क्या हो गया आपका, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप आपका क्या हो गया, वर्ण। और जो सबसे छोटी इकाई है आपकी वो क्या है, ध्वनि या फिर वर्ण, सबसे छोटी इकाई। और इस तरह से जो आपका वाक्य है, वाक्य आपका क्या हो गया, भाषा की सार्थक इकाई। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वो आपका क्या हो जाएगा, वाक्य। ठीक है, तो इस तरह से हम साथ के साथ जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथ के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा हमने पढ़ा वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्वेश्चन 1, सबसे छोटी इकाई क्वेश्चन 2, भाषा की सार्थक इकाई क्वेश्चन 3, और उसके बाद ध्वनि से आपका अक्षर बनता है, अक्षर से शब्द, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो वर्ण होते हैं आपके किस प्रकार के होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अब
जो आपके वर्ण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वावल्स और व्यंजन को हम बोलते हैं कंसोनेंट्स। ठीक है, वर्णों का हम दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, एक हम उच्चारण के आधार पर और एक लेखन के आधार पर। जो आपका उच्चारण होता है, उच्चारण के आधार पर जो आपके वर्ण होते हैं ये 45 होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और जब लेखन के आधार पर हम बात करें तो आपके कितने होते हैं 52, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये आपका वर्गीकरण था स्वर और व्यंजन लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। अब हम देखते हैं कि आपके स्वर कौन कौन से होते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे होता है, और उनके व्यंजन कौन से होते हैं और उनका वर्गीकरण क्या होता है। आइए अब देखते हैं। अब जैसे हम स्वर देखते हैं, सबसे पहले वर्णों में स्वर जो हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं और फिर इसके बाद देखेंगे इनका वर्गीकरण। जैसे आपके स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अ और विसर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो उच्चारण देखा था, स्वर का जो वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर हमने देखे थे 10। तो 10 आपके कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो थे आपके 10 जो उच्चारण के आधार पर हैं। तो प्लस 3 और हो गए आपके री और अनुस्वार और विसर्ग, जिन्हें हम अयोगवा भी कहते हैं। अयोगवा क्यों कहते हैं हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके लेखन के आधार पर कितने हो गए, ये 13। ठीक है, 10 में अगर ये 3 और ऐड कर दें हम, तो लेखन के आधार पर आपके जो स्वर हैं कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, अब जो री वर्ड है आपका, जो री अक्षर है, इसको हम संस्कृत में यूज करते हैं। इसका अगर हम उच्चारण देखें री का, तो उसका उच्चारण होता है री। और अगर इसका संस्कृत में हम वो देखें, लेखन देखें, तो जैसे तृप्त वर्ड आपने देखा होगा, तो तृप्त के जो नीचे ये री की मात्रा है, ये आपका क्या है, इस तरह से आपका री लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अ और विसर्ग की। तो इन्हें हम अयोगवा क्यों कहते हैं, कि अयोगवा इसलिए कहते हैं, ये किसी के योग से नहीं बनते, इनका योग किसी के साथ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि जो ये हैं, आपने देखा जो व्यंजन है, जैसे हम व्यंजन में क की बात करें, तो ये किसकी मदद से, क व्यंजन में जो आपका है स्वर की मदद से उच्चारण होता है। जैसे आप क बोलोगे, क के बाद ये हलंत है आपका क के नीचे, क प्लस अ। ख को बोलोगे आप, तो ख में आपको क्या दिखेगा, ख प्लस अ, ख। ठीक है, तो इतना फर्क है आपका। व्यंजन में आपका जो ए है वो बाद में आता है, और जो अयोगवा है इनके उच्चारण में जो ए है पहले आता है। जैसे अ है, इसमें अ प्लस आपका ये अनुस्वार, इससे मिलकर इसमें बाद में अ आता है, इसमें पहले अ आता है। अब जैसे ये है आपका विसर्ग है, विसर्ग भी कैसे बनता है, अ प्लस विसर्ग। ठीक है, इस तरह से आपने देखा जो आपके व्यंजन है इसमें अ बाद में आया है, और जो ये आपके अयोगवा हैं इनमें अ पहले आया है। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम अयोगवा कहते हैं। इनका तालमेल है ना तो स्वर के साथ ठीक बैठता है, ना व्यंजन के साथ ठीक बैठता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ अर्थ वहन करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। ठीक है, ये आपके स्वर थे। अब हम देखते हैं जो आपके स्वर हैं इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर, होठों के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं। अब आइए हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। जो आपका स्वर है इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर। जैसे हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उसके आधार पर जो आपके स्वर हैं 3 भागों में बांटे गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, जैसे अ, ई, ओ, उ एक ही दम से फटक देनी बाहर आते हैं, फटक
कुछ भी समय नहीं लगता। अ ई ओ उ, आपने देखा अ ई उ, ठीक है। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ ई उ ओ औ, ठीक है। इनके उच्चारण से दुगना समय लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। अब आता है थर्ड आपका प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर आपके वो होते हैं जिनके उच्चारण में इससे तो दुगना और इससे तिगुना समय लगता है। जैसे हम कई बार देखा है आपने, एक बहुत लंबा वर्ड बोल देते हैं, हे राम, हे भगवान, यानी कि उस वर्ड को हम लंबा खींच देते हैं, यानी कि हे राम। तो इसमें क्या होता है, आपका उच्चारण में तिगुना समय लग रहा है, दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वरों से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो ह्रस्व में आपके आ गए अ ई उ, और जो बाकी बच गए वे सारे आपके किस में आते हैं, दीर्घ में, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी आपके कितने हैं, 3 हैं, जिसमें आपका एक होता है जीभ का आगे का भाग काम करता है, एक बीच वाला भाग काम करता है और पीछे वाला काम करता है। तो जैसे आप देखेंगे अ वर्ड आप बोलेंगे, आपकी जो जीवा है बिल्कुल स्थिर रहेगी, बिल्कुल हिलेगी नहीं, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, ठीक है। यानी कि मध्य भाग काम करे जिसमें जीवा का, वो कौन सा है आपका अ, और अग्र भाग काम करे जिसमें जीवा का, वो कौन से हैं, ई ए। आप देखेंगे इसमें जीवा का आपका आगे का हिस्सा काम कर रहा है। और पश्च स्वर वे होते हैं जिसमें जीवा का पीछे का भाग काम करे, आ उ ओ औ, ठीक है। ये आपके क्या हैं, पश्च स्वर हैं। तो इस तरह से ये थे जीभ के प्रयोग के आधार पर। आगे है आपका होठों की स्थिति के आधार पर। जब आप होठों की अपनी स्थिति बनाते हैं, कोई भी आप स्वर का उच्चारण करते हैं, या तो आपके होठ हैं ये विरित आकार के हो जाएंगे या फिर वृत्त आकार के नहीं होंगे। तो इनके 2 प्रकार हैं, अवृतमुखी या फिर वृत्तमुखी। जैसे आप ऊ बोलते हो, आपने देखा जो होठ हैं आपके किस शेप में आ जाएंगे, गोलाकार, यानी कि वृत्त मुख ले लेंगे, ठीक है। यानी कि वृत्तमुखी में आपके कौन से आएंगे, ऊ ओ औ, ठीक है। ये आपके वृत्तमुखी हैं। बाकी जो बच गए जिसमें आ ई, जिसमें जो आपके होठ हैं वृत्तमुखी नहीं होंगे, यानी कि गोलाकार स्थिति में नहीं होंगे। तो होठों की स्थिति पर आपके कितने हो गए, 2, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हवा के निकलने के आधार पर, यानी कि जो आप उच्चारण करते हैं स्वरों का, आपकी जो हवा है या तो मुंह से आएगी या फिर दोनों से आएगी, नाक से और मुंह दोनों से। तो उसके आधार पर आपके कौन कौन से हैं, निर्नुनासिक, इसको हम मौखिक भी बोलते हैं, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से बाहर निकले, वो कौन कौन से वर्ड हैं आपके, आ ई। आपने देखा जो हवा है आपकी, जब आप उच्चारण करते हो इन स्वरों का, आपकी जो हवा है केवल मुंह से बाहर आ रही है, ठीक है। और अनुनासिक कौन से हैं, मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा आपकी बाहर निकले। जैसे जो वर्ड है, इन वर्ड पे मैं चंद्र बिंदु लगा दूं, तो हवा जो है मुंह के साथ साथ आपकी नाक से भी बाहर निकलेगी। तो ये कौन से हो गए आपके, अनुनासिक, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम घोषतव के आधार पर। तो घोष आपका क्या होता है, कंपन। तो इसके आधार पर आपके 2 हैं, सघोष और अघोष। तो सघोष का मतलब है स्वर तंत्री, जिनका हम प्रयोग उच्चारण में करते हैं। आपने वोकल कॉर्ड सुना होगा, आपके गले के पीछे की जो मसल्स होती हैं जिनका यूज हम उच्चारण में करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर तंत्री। यानी कि जिनके उच्चारण में कंपन पैदा होती है, यानी कि हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें हलचल पैदा हो, तो वो कौन से होते हैं, सघोष। और जिनमें कंपन पैदा ना हो, वो कौन से होते हैं, अघोष। तो ज्यादातर जो आपके सारे के सारे जो स्वर हैं वो क्या हैं, आपके सघोष होते हैं, ठीक है। सघोष पता चल गया सबको। घोष को कैसे याद रखोगे, घोष को आप मान लो घोस्ट वर्ड से रिलेट करो। इंग्लिश का जो आपका वर्ड होता है घोस्ट, यानी कि अगर आप भूत देख लो, घोस्ट देख लो, तो आप क्या करोगे, कांपने लग जाओगे, ठीक है। यानी कि सघोष को हम क्या बोलते हैं, घोष भी बोलते हैं।
घोस्ट देखकर क्या हुआ, कंपन हुई। ठीक है, और अघोष का मतलब नेगेटिव अ वर्ड आया जिसमें कंपन नहीं होती। तो आपकी जो सारी स्वर ध्वनियां है वो क्या होती हैं, सघोष होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणतव के आधार पर। प्राणतव आपका क्या होता है, प्राण का मतलब होता है आपका हवा। ठीक है, कुछ स्वर आपके ऐसे होते हैं जिनमें कम हवा निकलती है। ठीक है, अल्प प्राण यानी कि अल्प माने कि कम, जिन स्वरों के उच्चारण में कम हवा निकले, और महाप्राण यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा ज़्यादा निकले। तो इस तरह से जो आपके जिस तरह से स्वर आपके सघोष थे, इसी तरह से आपकी जितनी भी स्वर ध्वनियाँ हैं वे सारी क्या हैं, अल्प प्राण हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में जो हवा है कम निकलती है। आप जैसे देखोगे आ ए एकदम से उच्चारण आप कर रहे हो, हवा जो है मुख से कम निकल रही है। तो इस तरह से ये आपका था स्वरों का वर्गीकरण। अब इसके बाद हम देखते हैं आपके जो व्यंजन हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसके बाद देखते हैं। जिसको नोट डाउन करना है ये कर लीजिए, इसके बाद फिर हम व्यंजन देखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं हम व्यंजन, तो आपके व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनका वर्गीकरण कैसे होता है। तो व्यंजन की हम बात करें तो व्यंजन में आपके 5 वर्ग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो इसको आपको अगर याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं कचट तप से। ठीक है, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में आपने देखा 5 वर्ग हैं, और हर एक वर्ग में आपके कितने अक्षर है, 5। जैसे क, ख, घ, ग, ङ, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, ण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म। ठीक है, तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 25। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो जो आपका जो व्यंजन है ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। तो इन्हें हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जब फेफड़ों से बाहर निकलती है, मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो मुंह के आपके कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे कंठ, और जो मुंह के अंदर का ऊपर का भाग है तालु, और मुंह के अंदर का जो आगे का भाग है आपका मुद्रा, फिर आपका दंत, फिर आपका होठ। तो इस तरह से 5 भाग हैं आपके मुंह के। तो इन 5 में से किसी ना किसी को स्पर्श करते हुए ये व्यंजन बाहर आते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो इसमें आपके 2 व्यंजन और होते हैं, 25 + 2 ये कितने होते हैं आपके, 27 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। और वे 2 कौन कौन से होते हैं आपके, ढ और ढ के नीचे हम बिंदु लगा दें अगर, ढ और ढ, ये आपके क्या हो जाएंगे, हम इन्हें बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उत्क्षिप्त व्यंजन आप किसे कहते हैं, ढ और ढ को। ऑप्शन में मिलेगा आपको ये दोनों। ठीक है, तो दोनों आपके क्या हैं, उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन, या फिर ताड़न जात भी बोलते हैं। इन्हें हम उत्क्षिप्त क्यों बोलते हैं, जब आप इनका उच्चारण करते हैं, आपकी जो जीवा है सबसे पहले क्या करेगी, मुद्रा को स्पर्श करेगी। मुद्रा आपका क्या है, जैसे आपका ये एक मुंह है, यहाँ पर हम बना लेते हैं, जैसे ये आपका मुंह है अंदर का हिस्सा, ये आपका कंठ है। ठीक है, ये आपके दांत हैं और ये होठ है। तो जो मुंह के अंदर का ऊपर का जो भाग है आपका, ये आगे का हिस्सा आपका मुद्रा होता है, और पीछे का जो होता है ये होता है तालव्य। यानी कि जब इनका आप उच्चारण करोगे, जीवा पहले इसको स्पर्श करेगी, आगे का जो भाग है आपका मुद्रा को, और एकदम से झटके के साथ नीचे आएगी, ढ।
ढ ढ, ठीक है, ऊपर स्पर्श करके एकदम से झटके के साथ नीचे आएगी, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इस तरह से आपके 5 × 5 25 और +2 ये आपके 27 क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से हैं, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन हम इन्हें क्यों कहते हैं, अंतस्थ, य, र, ल, व, 4 आपके क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि जो इनका उच्चारण है स्वरों और व्यंजनों के बीच में है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो 4 आपके क्या हैं, स, ह, तो 4 आपके क्या हो गए, संघर्षी व्यंजन। तो थर्ड आपका क्या हो गया, फर्स्ट आपका स्पर्श व्यंजन, सेकंड आपका अंतस्थ, थर्ड आपका संघर्षी व्यंजन। इन्हें हम संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में आपका जो है संघर्ष लगता है। ठीक है, यानी कि रगड़ लगती है, और रगड़ लगने से क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है। तो इसलिए आप देखोगे स, ह, एक रगड़ हवा क्या है, रगड़ खाते हुए आपके मुख से बाहर आएगी और गर्मी पैदा करेगी, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से व्यंजन आपके कितने प्रकार के हो गए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। तो कितने हो गए आपके टोटल, 27 + 4 31 और 4 35 आपके क्या हो गए व्यंजन, और +4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, कक्ष, त्र, ज और स्र। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अब आप देखोगे जो आपका कक्ष, त्र, ज और स्र, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। जैसे कक्ष को आप लिखोगे क + श, कक्ष, त्र को आप लिखोगे त + र, ज को आप लिखोगे ज + य, और स्र को आप लिखोगे स + र, स्र। यानी कि ये क्या हो रहे हैं, आपके 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ आ गए, इन्हें संयुक्त क्यों कहते हैं। और इनकी संख्या भी आपकी कितनी है, 4। तो इस तरह से आपके टोटल हमने किए थे 39 आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, और 13 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो इस तरह लेखन के आधार पर आपके टोटल जो वर्ण है कितने होते हैं, 52 है। तो इस तरह से हमने 52 के 52 देख लिए हैं। स्वर आपके कौन से होते हैं, व्यंजन आपके कौन से होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, 2 ऑप्शन इनमें से दे देगा, 2 ऑप्शन इनमें से दे देगा, तो आपको याद रखना है जो आपके कक्ष, त्र, ज, स्र है, ये आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमें सिर्फ वर्ण और उसके वर्गीकरण यानी कि उनके जो टाइप थे स्वर और व्यंजन, और उन दोनों का वर्गीकरण देखना था। नेक्स्ट वीडियो में हम उच्चारण स्थान देखेंगे। जो व्यंजन है, जैसे कोई भी दे देगा आपको, जय है, जय का उच्चारण स्थान पूछेगा, झ दे दिया, झ का उच्चारण स्थान पूछेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।